हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की थी, तो कुछ क्लासेस हम पहले भी कर चुके हैं। हमने हरियाणा का जो जिलेवार परिचय है वो शुरू किया था, उसमें से हम कुछ जिलों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो भी रहेगी हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब डिस्क्रिप्शन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम अब फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आई होप कि जो हमारी ये क्लासेस हैं वो अब रेगुलर रहेंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे पानीपत जिले के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा राज्य जो है इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हमारे हिस्से टोटल कितने जिले आए थे? 7 जिले आए थे, और वो 7 के 7 जिलों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ट्रिक के साथ भी बताया था कि हरियाणा के जो जिले हैं, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब हरियाणा में 7 जिले थे, और वो कौन से जिले थे उनके बारे में मैंने आपको ट्रिक के साथ में बताया था। ठीक है, तो हम पहले जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब हरियाणा में 7 जिले बने थे। घर जम्मू कश्मीर में, ये क्या थी? इसके बारे में ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी? घर जम्मू कश्मीर में, यानी कि जी से क्या था आपका? गुरुग्राम। क्या था? गुरुग्राम। एच से क्या था आपका? हिसार। क्या था? एच से हिसार। ए से क्या था आपका? अंबाला। क्या था? ए से अंबाला। ठीक है, आर से था आपका रोहतक, और जे से क्या था आपका? जींद। क्या था? जे से जींद। ठीक है, और के से क्या था आपका? करनाल। क्या था? करनाल। और एम से क्या था आपका? महेंद्रगढ़। क्या था? महेंद्रगढ़। तो इस प्रकार से 7 जिले, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को मेरी पहले वाली क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने ये पूरा डिटेल वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करके सभी जिलों के बारे में समझा रखा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे पानीपत जिले के बारे में। ठीक है, कि पानीपत जो जिला है उसका गठन कब हुआ, ठीक है, वो किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, यहाँ कौन से मेले हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पानीपत जो जिला है इसको किसके नाम से जाना जाता है? ये आपका बुनकरों का शहर है। क्या है ये? बुनकरों का शहर, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा वगैरह है वो ज्यादा बनता है। यहाँ दरिया वगैरह के लिए फेमस है, ये दरिया बनाई जाती है, चादरों का ज्यादा मतलब यहाँ से निर्यात किया जाता है, विदेशों में भी यहाँ से क्या भेजा जाता है? सामान भेजा जाता है। तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। और ये किस चीज के लिए फेमस है? पचरंगा अचार। पानीपत किसके लिए फेमस है? पचरंगा आचार के लिए। ठीक है, अब यह जो आपका पानीपत है ये यहाँ यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? यूपी के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। ठीक है, तो यूपी के साथ में सीमा बनाता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ये क्या है आपका? पानीपत मान लीजिए। क्या है यहाँ पर? ये पानीपत। ऊपर की तरफ इसके साथ में कौन सा जिला टच हो रहा है? करनाल। क्या है? करनाल। और नीचे की तरफ यहाँ कौन सा जिला लगता है इसके साथ में? सोनीपत। कौन सा है? सोनीपत। और यहाँ इसके साथ जींद जिला जो है वो सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से इसके साथ में ऊपर की तरफ क्या लगता है? करनाल। नीचे की तरफ यहाँ पर सोनीपत जिला साझा करता है, और इस तरफ से जींद जिला जो है वो इसके साथ में सीमा बनाता है। पूर्व में किसके साथ में लग रहा है? यूपी के साथ। किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है? यूपी के साथ सीमा साझा करता है। और यहीं पर इसके साथ में क्या लगती है? यमुना नदी। तो यहाँ पर किसकी एंट्री है? यमुना नदी। तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? पानीपत से। यमुना नदी कहाँ से गुजरती है? ये पानीपत से। आपको पता होगा यमुना नदी यहाँ से यमुनानगर से होते हुए इन जिलों को टच करते हुए आगे चली जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी जो है वो कहाँ से गुजरती है? पानीपत से। और इसके साथ करनाल, जींद और सोनीपत जैसे जिले क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पानीपत जिला है अभी अस्तित्व में कब आया था? क्या जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ तभी से पानीपत जिला अस्तित्व में था? अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या उस ट्रिक में पानीपत जिले के बारे में आपने पढ़ा था? उस ट्रिक में पानीपत का जिक्र नहीं था। ठीक है, पानीपत जो जिला है इसका जो अस्तित्व है, यानी कि ये कब बना? 1 नवंबर 1989। ठीक है, इस तारीख को 4 जिले आपके अस्तित्व में आए थे। कितने जिले? 4 जिले। वो कौन से थे? वो थे KRPY। क्या क्या था वो? KR और PY। ठीक है, K से क्या था आपका? कैथल। क्या था? K से कैथल। R से क्या था आपका? रेवाड़ी। क्या था? रेवाड़ी। P से था आपका पानीपत। क्या था? P से पानीपत। और Y से था आपका यमुनानगर। क्या था? Y से यमुनानगर। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि कृपा हुई और क्या बन गए?
4 जिले बने, और वो कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को। आपको ये जो 1 नवंबर वाले जिले हैं वो इस तरीके से याद रखने हैं कि जिस तरीके से अब जितने ज़्यादा जिले बने हैं वो सभी कब बने हैं? 1 नवंबर को बने हैं। उसी प्रकार जब आपके ये 4 जिले बने तो वो भी कब बनाए हमने? 1 नवंबर को बनाए। ठीक है, तो 1 नवंबर को पहले हमारे 7 जिले बने, उसके बाद 1 नवंबर को हमारे 4 जिले क्या हुए? अस्तित्व में आए। ठीक है, ये 4 जिले कौन से थे? KRPY, यानी कि कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। और जो ये आपका पानीपत जिला है, इसकी खास बात ये है कि जो पानीपत जिला था इसको किससे अलग करके बनाया गया? करनाल से। किससे अलग हुआ था पानीपत जिला? इस प्रकार आप देखते हैं मैप में भी कि ऊपर क्या है? करनाल है और नीचे क्या आपका? पानीपत। ठीक है, तो करनाल और पानीपत क्या थे? पहले एक ही थे। ठीक है, तो इसको इससे अलग करके क्या किया गया? पानीपत जिला बनाया गया। 1989 में इसको क्या कर दिया गया था? इससे अलग कर दिया गया और क्या बना दिया गया? एक नया जिला बना दिया। लेकिन 1 साल के बाद में जो सरकार है उसको ऐसे लगा कि हमने ये जो अलग करके इसको क्या की है? गलती की है। तो 1991 में इन्होंने क्या किया? इसको फिर से वापस से इसी में मिला दिया। किसमें? करनाल में। तो पानीपत को फिर से किस में मिला दिया गया? 1991 में करनाल में मिला दिया गया। उसके 1 साल बाद फिर इनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये तो गलत हो गया है, ये हमें क्या चाहिए? फिर से इसको इन दोनों जिलों को अलग अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो 1 साल बाद ही 1992 में क्या किया गया? फिर से इसको अलग जिला बना दिया गया। किसको? पानीपत को। तो पानीपत एक आपका ऐसा जिला है जो एक बार बना, फिर वापस से मिल गया, फिर वापस से क्या हुआ? अलग हुआ। ठीक है, 1989 में क्या हुआ था? ये अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद सरकार को ऐसा लगा कि क्यों ना इसको वापस से इसके बीच में मिला दिया जाए। तो 1991 में सरकार ने क्या किया? इसको उठाया और करनाल जिले में वापस से ऐड कर दिया। मतलब ये करनाल का ही हिस्सा रहेगा, ये एक अलग जिला नहीं है। ठीक है, फिर 1 साल बाद फिर उन्हें अपनी गलती का रियलाइज हुआ, तो क्या किया उन्होंने? जो ये जिला है पानीपत है, इसको फिर से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। और तब से लेकर अब तक पानीपत क्या है? आपका एक अलग जिला है। ठीक है, आप पानीपत के बारे में पढ़ते भी होंगे, पानीपत की लड़ाइयां भी आपने पढ़ी होंगी, है ना। पानीपत का तो बहुत पुराना, महाभारत काल से ही, मतलब प्राचीन समय से ही इसका बहुत अधिक नाम है। ठीक है, तो करनाल की पानीपत की खास बात यही है कि पहले क्या हुआ था? 1989 में बना, उसके बाद फिर से उसमें मिला दिया गया, फिर से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एक जींद जिला आपका ऐसा है जो एक बार भी नहीं टूटा है। मतलब जींद अकेला आपका 22 जिलों में से ऐसा जिला है जिसमें से तोड़ फोड़ करके कोई और जिला नहीं बनाया गया, वरना आपके सभी जिले ऐसे हैं जिसमें से काट छाट कर क्या कर दिए गए? अलग अलग जिले बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। तो आपके पानीपत जो है, इसके बाद जो पानीपत जिला है इसका जो महाभारत काल है उससे बहुत अधिक गहरा संबंध, इसका महाभारत काल से बहुत पुराना संबंध रहा है। महाभारत काल से पानीपत को कैसे जाना जाता है? क्योंकि जब पांडव और ये कौरवों की जो लड़ाई थी वो हमारे यहाँ पर क्यों हुई थी? क्योंकि जो पांडव थे उन्होंने क्या मांगा था? कौरवों से अपने इलाके मांगे थे। ठीक है, तो कौन से थे? 5 जो शहर थे बड़े बड़े, जो पांडवों ने किनसे मांगे? कौरवों से मांगे थे, और उनमें आपका एक पानीपत भी था। तो पानीपत को किस नाम से जाना जाता था पहले? पर्णप्रस्थ। क्या नाम था इसका? पर्णप्रस्थ। तो पानीपत का नाम क्या था पहले? महाभारत काल से इसे किस नाम से जाना जाता है? पर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पांडवों के द्वारा 5 नए बड़े बड़े शहर मांगे गए थे उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से था एक आपका था सोनप्रस्थ। क्या नाम था? सोनप्रस्थ। नाम से ही पता लग गया होगा आपका इसको। ठीक है, सोनप्रस्थ, फिर पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, में बागपत, एक था आपका तिलपत। क्या था? तिलपत। ऊपर के जो आप 3 देख रहे हैं ये 2 तो कहाँ के? हमारे हरियाणा के हैं, और इंद्रप्रस्थ क्या है आपका? दिल्ली है, आज का दिल्ली। क्या है ये? दिल्ली। इंद्रप्रस्थ क्या है? आज का दिल्ली है। पानप्रस्थ क्या है? आज का हमारा पानीपत है जो हमारे हरियाणा में ही है। सोनप्रस्थ क्या है? आज का सोनीपत। सोनीपत को और किस नाम से जानते हैं हम? स्वर्ण नगरी के नाम से। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जब हम सोनीपत जिले के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में कंप्लीट आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पानप्रस्थ क्या है? पानीपत है। इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली है। और ये 2 जो सिटी की बात हो रही है, 2 शहरों की बात हो रही है, ये क्या है आपके? ये यूपी के इलाके हैं। कहाँ के हैं ये? यूपी के। तो ये 5 इलाके थे जो किनके द्वारा मांगे गए थे? पांडवों के द्वारा मांगे गए थे। उसमें से एक क्या था? सोनप्रस्थ था, पानप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ था, बागपत और तिलपत। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी?
पानप्रस्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सोनीपत जिले के बारे में बताऊंगी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पानीपत के बारे में। तो यहीं से ही इसकी बहुत प्राचीन मान्यता रही, किसकी? पानीपत काल से इसका बहुत अधिक नाम था। ये एक बहुत बड़ा इलाका था जो इसको किस नाम से जानते हैं, मतलब पहले हम इसे किस नाम से जानते थे? पानप्रस्थ के नाम से, जो आज क्या है आपका पानीपत है। ठीक है, तो पानीपत को किस किस नाम से जाना जाता है? पानीपत आपका जो बुनकरों का शहर है, पचरंगाचार्य यहाँ का फेमस है, यहाँ की लड़ाइयाँ बहुत अधिक फेमस है ना। हर एग्जाम में पूछा जाता है पानीपत की लड़ाइयों के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं, और यहाँ पर क्या है, मतलब काला अम्ब है, इन सब चीज़ों के लिए क्या फेमस है? आपका पानीपत फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सैनिकों के जो कंबल होते हैं 75%, पूरे इंडिया के 75% कंबल जो हैं वो कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं आपके पानीपत में ही। कहाँ बनते हैं? पानीपत में। ठीक है, तो हैंडलूम का बहुत ज्यादा काम कहाँ फेमस है? पानीपत में। इसी वजह से इसे हम किस नाम से जानते हैं? हैंडलूम सिटी। क्या है ये? हैंडलूम सिटी है, या फिर बुनकरों का शहर है। क्या है ये? बुनकरों का शहर। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो हैंडलूम सिटी भी कह सकते हैं, और वैसे हम क्या कह सकते हैं इसको? बुनकरों का शहर। तो जो सैनिक होते हैं उनके 75% जो कंबल है वो कहाँ पर बनते हैं? ये आपके पानीपत में ही बनते हैं। ठीक है, तो परंतु जो इनके 75% कंबल है वो कहाँ पर तैयार होते हैं? पानीपत में ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये पूरे इंडिया के 75% कंबल आपका पानीपत जिला बनाता है। अब हम जान लेते हैं पानीपत के एरिया के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, यहाँ की लिटरेसी रेट, यहाँ के मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, इन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपका कोई भी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो पानीपत है इसका एरिया कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ की तहसीलें, उप तहसीलें, मतलब कौन सी फेमस है। तो यहाँ पर का जो एरिया है वो कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। कितने एरिया में फैला हुआ है आपका? 1268। वैसे आपका जो हरियाणा है, हरियाणा का टोटल एरिया आप सभी को पता होगा कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें से 1268 वर्ग किलोमीटर एरिया किसका है? आपके पानीपत का है। इसके बाद इसकी जो स्थापना है वो मैंने आपको भी बताया था कि KRPY 4 जिले कब बने थे? आपके 1989 में बने थे। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1989 में हुई है। ठीक है, वैसे अगर आपसे ये अगर आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो अगर 1992 है और ये आपका ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या टिक करेंगे? 1992 टिक करेंगे, क्योंकि इसको वापस से बाद में क्या किया गया था? मिला दिया गया था, फिर वापस से इसको अलग कर दिया गया। अगर 1989 नहीं है तभी आपको 1992 टिक करना है, अदरवाइज आपका यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख तहसीलें हैं उन तहसीलों में से पानीपत ही आपकी एक तहसील है। फिर है समालखा। समालखा के बारे में आपने सुना होगा कि जो आपने एक कंपनी के बारे में सुना होगा, नेस्ले कंपनी, जो आपकी चॉकलेट्स वगैरह, कॉफी, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, और ऊपर लिखा होता है ना पैकेट्स के ऊपर नेस्ले, है ना। तो वो ये नेस्ले जो है वो कंपनी का है आपके हरियाणा के समालखा में है। कौन सी? नेस्ले। और इसके बाद है बापोली। बापोली में तो आपको पता ही है, मतलब वो जो तेल का कारखाना लगा हुआ है वो कहाँ है? आपका बापोली में। इसराना क्या है? इसराना है SC रिजर्व सीट। क्या है आपके पानीपत की जो SC रिजर्व सीट है वो कौन सी है? इसराना। ठीक है, उप तहसील यहाँ पर एक ही उप तहसील है जो है मतलोडा। क्या है ये? मतलोडा। यहाँ पर जो प्रमुख मिनरल है वो कौन सा है? यहाँ का फेमस मिनरल, उसका नाम है सल्फर। यहाँ पर क्या है? सल्फर की अधिकता है। किसकी अधिकता है? सल्फर की, जिसको हम क्या कह सकते हैं? गंधक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर की अधिकता कहाँ पर है? पानीपत में। उप तहसील मतलोडा। जनसंख्या कितनी है यहाँ की? 12 लाख प्लस है। ठीक है, कितनी है? 12 लाख प्लस। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर 4 जिले हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, और उसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, FHBG। ठीक है, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और जी से गुरुग्राम, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में पढ़ा दिया उसके बारे में। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? आपके 12 लाख प्लस है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 951 है। कितना है? 951, यानी कि ज़्यादा है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 864। कितना है? 864 है। साक्षरता दर कितनी है यहाँ की? 75%। कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ? 75%। ठीक है, और यहाँ पर जो मुस्लिम जनसंख्या है, मेवात के बाद में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या हरियाणा में अगर पूछी जाती है तो वो आपके कहाँ है? पानीपत में ही है। ठीक है, और एक सबसे, वैसे तो आपको पता ही है हमारे हरियाणा का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला इलाका मेवात है,
परंतु सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाता है तो कौन सा आता है आपका? पानीपत आता है। और वनों का परसेंटेज जो सबसे कम है वो भी कहाँ है? आपके पानीपत में है। यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक आपको पता है पंचकुला में है, और वनों का परसेंटेज कम पूछा जाए तो कहाँ है? वो आपका पानीपत में ही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एरिया कितना है इसका? 1268 वर्ग किलोमीटर है, और हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 नवंबर 1989 को। अगर 1989 नहीं आता है तो आप क्या टिक कर देंगे? 1992 टिक कर देंगे। इसके बाद में तहसीलें हैं पानीपत, समालखा, इसराना और बापोली। उप तहसील कौन सी है इसकी? मतलोडा। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या घनत्व जो है इसका वो कितना है? जनसंख्या घनत्व 951 है। जनसंख्या इसकी 12 लाख प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर लिंगानुपात जो है वो 864 है, और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर 75% है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सभी जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको बता जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसको पहले किस नाम से जानते थे हम? पाणप्रस्थ के नाम से जानते थे। लेकिन जो पानीपत है इसका जो नाम है, ऐसी मान्यताएं हैं कि पहले क्या थे? पाणिनि ऋषि थे। कौन थे? पाणिनि ऋषि। पाणिनि ऋषि जो थे ये आपके थे महापद्मानंदन के समय में हुए थे। ये महापद्मानंदन के बाद में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया था, है ना, धनानंद वगैरह, इन सब के टाइम में क्या थे? महापद्मानंदन के टाइम में कौन थे? आपके पाणिनि थे। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। ये संस्कृत के क्या थे? विद्वान थे। क्या थे ये? संस्कृत के विद्वान। ठीक है, तो संस्कृत के विद्वान होने की वजह से इन्होंने संस्कृत भाषा में क्या लिखी? अष्टाध्यायी। क्या लिखी थी? एक पुस्तक जिसका नाम था अष्टाध्यायी। जो संस्कृत, जिसमें क्या लिखे गए थे? रूल्स लिखे गए थे। संस्कृत भाषा में क्या थे? रूल्स थे। ठीक है, तो पानीपत का जो नाम है वो संस्कृत विद्वान पाणिनि ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। ऐसे पुराने समय की ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं कि पानीपत का जो नाम है वो पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया है। इसके बाद में कौन हुए? शुंग वंश में पतंजलि हुए थे। क्या नाम था उनका? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी, जिसका नाम क्या था? महाभाष्य। क्या लिखी इसने? महाभाष्य। किसने? पतंजलि ने, जिसे आज हम योग गुरु के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो पतंजलि ने क्या लिखी? महाभाष्य। किस पर लिखी थी? अष्टाध्यायी की टीका पर। अष्टाध्यायी पर क्या लिखी? टीका लिखी थी, जिसका नाम था महाभाष्य। और ये किसकी पुस्तक थी? पाणिनि की। क्योंकि बहुत अधिक मतलब संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, लोगों को थोड़ी सी कम समझ में आ रही थी, तो इन्होंने क्या लिखा? इसी के आधार पर एक पुस्तक लिख दी, जिसका नाम रखा गया महाभाष्य। ठीक है, तो पाणिनि ऋषि के नाम पर ही इनका नाम क्या रखा गया? पानीपत का नाम पानीपत रखा गया। और यहाँ पर क्या है? अब हम पढ़ेंगे पानीपत की 3 लड़ाइयों के बारे में। आप सभी जानते होंगे यहाँ पर क्या लड़ी गई हैं? 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए आपका पानीपत जो है वो बहुत प्राचीन समय से फेमस रहा है। ठीक है, 1526 में, 1556 और 1761। आप सभी को पता होगा सबसे पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, 1526 अप्रैल। क्या तारीख थी उस दिन? 21 अप्रैल। क्योंकि कई बार ना अब आपसे डेट के बारे में भी पूछ लेता है कि कौन सी डेट को ये लड़ाई हुई थी। तो 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई। क्या है ये? पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई है? ये हुई है आपके बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी। तो जब बाबर आया था उसी समय में जो लोदी वंश है उसका इसने क्या कर दिया? खात्मा कर दिया था। ठीक है, लोदी जो है ये बहुत ही मतलब नक्कारा किस्म का आदमी था। यहाँ के जो मतलब जो जनता थी वो इब्राहिम लोदी से बहुत अधिक परेशान हो चुकी थी। तब जनता ने भी किसका साथ दिया था? बाबर का साथ दिया था। और इब्राहिम लोदी को जब इसने मारा तो जनता ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। तो जो बाबर है इसके पास जब ये आया था, जब ये यहाँ पर लड़ाई करने आया था, तब इसके पास में बहुत कम तोपची मतलब बहुत कम क्या थी? सेना थी। इसके पास टोटल 12,000 की सेना थी। कितनी थी? 12,000 के आसपास सेना थी। और इसके पास बहुत अधिक लाखों में इसके पास सेना थी। ठीक है, तो 1 लाख से ज्यादा इसके पास में सेना थी। ठीक है, तो अब फिर भी इतनी कम सेना होने की वजह से भी कौन जीत गया? आपका बाबर जीत गया। और ये किस लिए जीता? मतलब इसके जीतने के पीछे क्या रीजन रहे थे कि जो 12,000 की जो सेना ले रहा है वो 1 लाख से अधिक सेना वाले से कैसे जीत सकता है? तो ये अपने वहां से क्या लेकर आया था? 2 प्रमुख तोपची लेकर आया था और तोपे लेकर आया था। क्योंकि जब यहाँ के लोगों को तोपों के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या टेक्निक है, क्योंकि ये तो लड़ते ही मतलब डायरेक्ट आमने सामने खड़े होकर तलवारबाजी से, तीर वगैरह से, इन चीजों से लड़ते थे। तो तोप का तो हमारे इंडिया में अब तक कोई तोप का जो निशान है वो
तोप के बारे में तो यहाँ के लोगों ने क्या किया था, सुना भी नहीं था, ठीक है। तो ये जो बाबर है ये क्या लेकर आया, अपने 2 तोपची साथ में लेकर आया था, ठीक है। क्या नाम था उनका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कौन थे, 2 तोपची थे। एक का नाम था मुस्तफा, क्या था, मुस्तफा अली, 2 थे इसके तोपची, ठीक है। ये इसके बहुत मतलब फेवरेट कह सकते हैं या बहुत एक्सपर्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो तोप चलाने में बहुत अधिक एक्सपर्ट थे। एक का नाम था मुस्तफा और दूसरे का नाम क्या था, अली। तो ये दोनों की वजह से, यानी कि इन तोपची की वजह से कौन जीता, बाबर जीत गया। बाबर, जिस तरीके से आप ऐसा लगा लीजिए, यहाँ पर किसकी सेना है, इब्राहिम लोदी की, और इस तरफ सेना है बाबर की, ठीक है। तो इसने यहाँ पर इस तरीके से अपने तोपची लाकर खड़े कर दिए और यहाँ सेना थी, ठीक है। तो सेना ने कभी तोपों को देखा ही नहीं, तो उन्हें क्या पता ये क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे ही इनकी सेना इसके सामने खड़ी हुई आकर, तो इन्होंने क्या किया, तोप से सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया और इनकी जितनी सेना थी वो सब क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई, मतलब सभी मारे गए इसमें। और कौन जीत गया, बाबर जीत गया, ठीक है। तो इसमें किसकी मौत हो गई, इब्राहिम लोदी की। कौन मर गया इसमें, इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मर गया। ये ऐसा पहला मतलब जितने भी पहले हुए थे, जैसे चिरवंश था, है ना, तो इस तरीके से खिलजी था, उनमें से एक भी ऐसा जो शासक था नहीं था जिसकी मौत क्या हुई, मतलब युद्ध लड़ते समय में हुई थी। तो केवल इब्राहिम लोदी ऐसा था जो युद्ध लड़ते समय मारा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी, ये युद्ध लड़ते समय क्या हुआ, मैदान में ही मारा गया। और इसमें किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई। और ये लड़ाई कब हुई है, 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई लड़ी गई, कहां पर, पानीपत में, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुई है, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को जब ये लड़ाई खत्म हुई और बाबर ने जब ये लड़ाई जीत ली, तो बाबर इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि इसने अपनी बेगम की याद में वहां पर क्या बना दिया, मतलब यहाँ पर इसने एक क्या बनाई थी, मस्जिद बनवाई थी, जिसे नाम क्या दिया गया, काबुली बाग। मस्जिद भी कह सकते हैं, बाग भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका नाम ही यही है कि क्या, काबुली बाग मस्जिद। क्या नाम है, काबुली बाग मस्जिद। अगर आपसे पूछा जाए कि काबुली बाग मस्जिद जो है वो हरियाणा में कहाँ पर है और कब बनवाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, तो ये कहाँ है, आपके पानीपत में है। कहाँ पर है, पानीपत में। इसकी खास बात यह है कि किससे बनी है, ये काले संगमरमर से। किससे बनी है, काला पत्थर कह लीजिए, काला संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर वैसे व्हाइट कलर का भी आता है ना, जिससे ताजमहल बना हुआ है। और काबुली बाग किससे बनाई गई है, काले पत्थर से बनाई गई है। और इसकी खास बात यह है कि इस पर क्या लिखी गई है, कुरान की आयतें। क्या लिखा गया इस पर, कुरान की आयतें। बताइए, अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जिस पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो एक मस्जिद ऐसी है जिस पर क्या लिखा गया है, कुरान की आयतें लिखी गई है, क्योंकि कुरान का इनका ग्रंथ है, पढ़ा है ना, इनका जो सेक्रेड बुक है ये क्या, कुरान। जिस तरीके से हमारी सेक्रेड बुक गीता है, तो रामायण है, गीता है, तो गीता के जो श्लोक हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं आपके, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये काबुली बाग मस्जिद जो है ये कहाँ पर है, आपके पानीपत में है, काले पत्थर से बनाई गई है। और इस पर क्या लिखी गई है, कुरान की आयतें लिखी गई हैं। और किसकी याद में बनाई गई थी ये मस्जिद, अपनी बेगम। इसकी बेगम का नाम था बेगम मुसम्मद। क्या नाम था इसका, बेगम मुसम्मद काबुली। तो उसी के नाम पर क्या रख दिया इसने, काबुली बाग मस्जिद इसका नाम रख दिया। और जब इसने ये मस्जिद बनवाई थी तो ये जो इसका चबूतरा था वो कच्चा था, बाद में हुमायूं, और किस पर बनी हुई है, मैं एक बार एक ही पॉइंट भी बता देती हूँ आपको, 26 गुबंद पर बनी है ये मस्जिद। कितने गुबंदों पर, 26 गुबंदों पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 26 गुबंद पर बनी हुई है, क्योंकि कई बार ना आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि मतलब आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि बताइए ऐसी कौन सी मस्जिद है 26 गुबंदों पर स्थित है, काले पत्थर से बनी हुई है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे ने इनके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ा होगा, डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, तो उससे तो इसके बारे में पता ही नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ मतलब वन लीनियर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, रट लेते हैं। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है ना, रेड मस्जिद रेवाड़ी में है, लाल मस्जिद रोहतक में है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उन चीजों को रटते रहते हैं। तो रटने से तो मतलब अब जो आपको पता है एग्जाम का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है, हमारे हरियाणा में भी बहुत ज्यादा हाई है ना। तो आपको पता है ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आते ही नहीं है।
तो आपको क्या करना होता है, कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। तो इसीलिए हमें पूरा डिटेल के साथ में इन चीजों को पढ़ लेना चाहिए, ताकि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा छूटे नहीं, है ना। तभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको इन मस्जिद के टॉपिक में भी बता दूंगी, पर अगर जिलेवार परिचय पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज को डिटेल से पढ़ ले, क्या जाता है हमारा उसको पढ़ने में, है ना। इससे हमारी सोच मतलब जो समझ है वही विकसित होगी। तो काबुली बाग कहाँ पर है आपके, ये है आपके पानीपत में। और इसकी एक बात और मैं बता दूं आपको, इसका जो चबूतरा है ये पहले क्या बनाई गई थी, कच्चा चबूतरा था इसका, जब इसको जब इसको बाबर ने बनवाया था, और बाद में बाबर का बेटा हुआ हुमायूं ने इसका क्या कराया, चबूतरा पक्का करा दिया। क्या कराया, चबूतरा पक्का। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इसका चबूतरा किसने पक्का कराया, तो इसका चबूतरा बाबर के बेटे किसने कराया है, हुमायूं के द्वारा ये पक्का कराया गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये जो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो पहली लड़ाई में क्या बनी है, काबुली बाग मस्जिद बनी है। बाबर ने अपनी पत्नी की याद में बनवाई थी, क्या नाम था उसका, बेगम मुसम्मद काबुली बाग मस्जिद बनवाई। कुरान की आयतें लिखी गई हैं, 26 गुबंदों पर स्थित है। ठीक है, और काले पत्थर से बनाई गई है। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो आपको समझ में आ गई होगी, किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ये बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पर इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया, और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर ही, आपके पानीपत में ही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ठीक है, तो आपने एक बात नोट की है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सभी हमारे हरियाणा में हुई है ना। तो जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, तराइन का युद्ध हुआ, पता नहीं क्या था ऐसा, हमारे हरियाणा में जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी सभी हमारे हरियाणा में ही होती थी, है ना। तो अब पढ़ते हैं हम दूसरी लड़ाई के बारे में, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई कब हुई आपकी, 1526 में, और दूसरी लड़ाई कब हुई है, 1556 में। कब हुई है ये, 1556 में, 5 नवंबर 1556। वो कब हुई थी, 21 अप्रैल को। ये कब हुई है, 5 नवंबर 1556 को। तो ये जो लड़ाई है ये किस किस के बीच में हुई है, ये हुई है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। पहली किसके बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो पहले वाली जो लड़ाई थी, पहले वाली लड़ाई में इनके किसने वो लड़ाई जो जीती थी, इनके दादा ने। ठीक है, इसके अकबर के दादा कौन थे, बाबर थे। ठीक है, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जो मुगल बादशाह है भाजसा, BHAJSA, भाजसा। ठीक है, मतलब यहाँ पर रफली बता देती हूँ मैं आपको एक बार, ताकि आपके ऐसे ही आपको रिवाइज हो जाए। B से था बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से क्या था, औरंगजेब। तो इसको मैंने तो इसी तरीके से याद किया हुआ है, भाजसा, भाजपा नहीं है, भाजसा है। ठीक है, तो B से क्या है, बाबर है, H से हुमायूं है, A से अकबर है, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से औरंगजेब। ठीक है, तो आपको पता होगा पहली लड़ाई किसने लड़ी है, आपके बाबर ने, है ना। दूसरी लड़ाई इसके पिता ने नहीं लड़ी, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है हुमायूं का वो यहाँ बहुत कम रहा था। बाद में जो इसका टाइम पीरियड है अकबर के समय में, फिर इसकी जो लड़ाई है वो किसके साथ हुई, हेमू के साथ में हुई। हेमू कौन था, हमारा हिंदू सम्राट था। ठीक है, क्या था, हिंदू। किसके बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। इसने कौन जीत गया था, अकबर जीत गया था। ठीक है, अकबर वैसे जब ये लड़ाई हुई तब ये 13 या 14 साल के आसपास का रहा था। इसका जो संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खान, क्या था, बैरम खान। ठीक है, ये जो लड़ाई में आप सोचिए कि तो छोटा सा था, तो ये किस प्रकार से जीत गया, क्योंकि जो हेमू था, हेमू किस पर युद्ध लड़ रहा था, हाथी पर बैठकर क्या कर रहा था, ये युद्ध लड़ रहा था। परंतु इसकी आंख में क्या गया, एक तीर चला गया, जिसकी वजह से ये हाथी के ऊपर से क्या हुआ, नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही इस बैरम खान ने क्या किया, इसका सिर काट दिया, और सिर काटते ही हेमू की क्या हो गई, वहां पर डेथ हो गई। और ये जो लड़ाई है किसके द्वारा जीत ली गई, अकबर के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे यहाँ किसका शासन हो गया, अकबर का, और हेमू की क्या हो गई, यहाँ पर डेथ हो गई थी। ठीक है, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 5 नवंबर 1556 में हुई है, और ये किस किस के बीच में हुई है, अकबर और हेमू के बीच में हुई है। ठीक है, बैरम खान ने हेमू का सिर काट दिया था, और ये लड़ाई कौन जीत गया, अकबर जीत गया। तो इसके बाद हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई, 1761 में। कब हुई है ये, 1761 में हुई है। ठीक है, 1761 में किस किस के बीच में ये लड़ी गई थी, मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली। मराठों के बीच में और किसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली। जो मराठे थे, मराठों की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, सदाशिव राव भाऊ। किसके द्वारा हो रहा था, सदाशिव
राव भाव के द्वारा। ठीक है, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई है, सॉरी पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों की तरफ से जो लीडरशिप कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था सदाशिव राव भाव और यहाँ से था अहमद शाह अब्दाली। और ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये कहाँ पर लड़ी गई, काला अम्ब नामक स्थान पर। कहाँ पर, काला अम्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि आम का पेड़ जो होता है वो तो हमने कभी भी काले रंग का नहीं देखा, तो इसका नाम काला अम्ब कैसे पड़ा। तो ऐसे माना जाता है कि जो अहमद शाह अब्दाली है इसने इतने कत्लेआम किया था वहां पर कि वहां पर जो खून की ऐसे मतलब नदियां सी चल पड़ी थी और खून बहने की वजह से इस पेड़ का रंग कैसा हो गया, काला हो गया था। तो इसीलिए उस जगह का नाम क्या रख दिया गया, काला अम्ब रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कहाँ पर लड़ी गई, पानीपत में काला अम्ब नामक स्थान पर 1761 में। किस किस के बीच में, मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसके बाद में जो मराठों का यहाँ पर शासन था हरियाणा में वो कम होता गया। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि इसके बाद में 1803 में एक संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में, है ना। इस संधि को क्या नाम दिया गया था, सूरजी अंजन गांव की संधि। क्या नाम था इसका, सूरजी अंजन गांव की संधि। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि बताइए सूरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी, तो कब हुई, आपके 1803 में हुई थी, मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, है ना। तो इसका नाम क्या है, सूरजी अंजन गांव की संधि। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद में, देखो मेरा मार्कर गिर गया, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर पढ़ाते हुए कोई चीज नीचे गिर जाती है तो वो क्वेश्चन हमारा किस में आता है, एग्जाम में आता है ना। तो 1803 में क्या हुआ है, सूरजी अंजन गांव की संधि हुई है और ये सदाशिव राव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या लड़ी गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, काला अम्ब नामक स्थान पर। आई होप आपको ये तीनों लड़ाइयां जो है वो समझ में आ गई होंगी, है ना। तो सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई थी, तो इससे सबसे पहले आपकी थी पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई हुई 1556 में हेमू के बीच में और अकबर के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हैं तीनों लड़ाइयों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कि यहाँ पर कौन सी मस्जिदें हैं, मजारे हैं। ठीक है, क्योंकि पानीपत जो एरिया है यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है ना, और पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी वहां पर मुगलों का जो शासन था वो ज्यादा था, मतलब हमारे यहाँ मुगल वगैरह का शासन ज्यादा रहा और लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसमें बहुत से मुगल मतलब जिस तरीके से मुस्लिम जो लोग थे वो मारे गए, है ना। तो इनकी जो यहाँ पर क्या बनाई गई हैं, बहुत सारी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मजारे हैं, है ना, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है काबुली बाग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि काबुली बाग किसने बनवाया था, बाबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1526 में पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई 1526 में, तभी अपनी बेगम मुसम्मद खान काबुली की याद में इसके द्वारा काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, काले पत्थर से निर्मित थी। इसके बाद मैंने लिखा है काला अम्ब। काला अम्ब जो है यहाँ पर 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तब ये आम का पेड़ जो था वो कैसा हो गया, काला हो गया, और इसकी वजह से इसे हम किस नाम से जानने लगे, काला अम्ब के नाम से। तो आज भी इस जगह को किस नाम से जाना जाता है, काला अम्ब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है सालारगंज गेट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, पानीपत में है। अब ये सालारगंज कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। ये क्या था, एक हैदराबाद का आदमी था, और हैदराबाद का क्या था, ये निजाम था। ठीक है, और ये क्या था, अंग्रेजों का पूरी तरीके से क्या था, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि गुलाम था या चमचा था उनका। ठीक है, तो ये जितनी भी भारतीयों की जानकारी थी वो क्या देता था, अंग्रेजों को जा जाकर देता था, और इस वजह से ये क्या बन गया, उनका एक तरीके का चमचा हो गया, मतलब एक तरीके का उनका गुलाम था जो इनकी चापलूसी करता था। अब जो अंग्रेजों की चापलूसी क्यों होती थी, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि अब अगर हम अंग्रेजों की चापलूसी करेंगे तो अंग्रेज हमें बदले में कुछ दे देंगे। तो वही इसके साथ हुआ, ये क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, और कहाँ का निजाम था, हैदराबाद का निजाम था। तो ये जब हमारे 1857 की क्रांति हो रही थी यहाँ पर, तो इसने क्या किया, अंग्रेजों को उसके बारे में जानकारी दी थी, किसने, सालारगंज ने। तो उसके बाद से ही अंग्रेजों ने मतलब इसके नाम का जो गेट है वो कहाँ बनवा दिया, पानीपत में। तो इसी वजह से इसका जो पानीपत में क्या बना हुआ है, गेट है। तो सालारगंज गेट के बारे में पूछा जाए तो कहाँ पर है, पानीपत में है, और ये बहुत मतलब प्राचीन समय का है। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय के बाद बना था ये, और इसको किसने बनवाया था, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, किसके लिए, सालारगंज के लिए। सालारगंज कौन था, हैदराबाद का निजाम था और अंग्रेजों का गुलाम था एक तरीके का। ठीक है, या चापलूस था। इसके बाद है बू अली शाह कलंदर। ठीक है, बू अली शाह कलंदर की जो मस्जिद है या दरगाह है, ये कहाँ पर है आपके,
ये भी पानीपत में है, ठीक है। तो बू अली शाह कलंदर कौन थे? चिश्ती संप्रदाय था, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे ये। तो इनके नाम की जो दरगाह है वो कहाँ बनाई गई है? पानीपत में। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह है वो बताइए कहाँ पर है। तो बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है? आपके पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में। बू अली शाह कलंदर कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, ठीक है। इसके बाद है कबीर उल औलिया की दरगाह। जो कबीर उल औलिया हैं ये बू अली शाह कलंदर के क्या थे? समकालीन थे। तो इनकी दरगाह भी कहाँ बनी हुई है? पानीपत में बनी हुई है। अगर आपसे एग्जाम में मतलब वैसे तो जितनी भी दरगाहें हैं मतलब मोस्ट ऑफ दरगाहें आपको पानीपत में देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ दरगाहें फतेहाबाद के एरिया में भी हैं, पर ज़्यादा जो दरगाह देखने को मिलती हैं वो आपको पानीपत में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद है अल्ताफ हुसैन हाली। ये आपका बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा पेपर रहा हो जिसमें से इससे क्वेश्चन ना आया हो, है ना। तो अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही मतलब एक तरीके के उर्दू, अंग्रेजी और अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता थे। फारसी, उर्दू, अंग्रेजी इनमें क्या लिखते थे? अपना काव्य लिखते थे, ठीक है। एक तरीके के क्या थे ये? मतलब कवि लगा सकते हैं हम। तो ये प्राचीन समय में उस समय के थे और उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखते थे, ठीक है। अलग अलग इनकी रचनाएं भी हैं, जैसे सफरनामा और भी बहुत सारे नाम हैं। तो अल्ताफ हुसैन हाली की एक बात ये भी है कि जो अल्ताफ हुसैन हाली थे इन्होंने क्या किया? मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और फिर बाद में वहाँ क्या बनवाया? एक स्कूल बनवाया। क्या बनवाया? एक स्कूल बनवाया और उस स्कूल को क्या नाम दिया गया? हाली स्कूल। क्या नाम दिया गया? हाली स्कूल, ठीक है। तो इनके द्वारा एक स्कूल बनवाया गया था और इन्होंने किससे वो स्कूल बनाया था? थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर उस स्कूल का निर्माण करवाया, ठीक है। जो अल्ताफ हुसैन हाली थे ये किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के। जो दिल्ली के थे ना मिर्जा गालिब, उनके क्या थे? ये शिष्य थे। वहां पर ये इनसे मतलब जो भी जिस तरीके से जो शेरो शायरी है उस तरीके से वो कहाँ जाते थे? इनसे सीखने के लिए जाया करते थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1837 में। कब पैदा हुए थे? 1837 में जन्मे थे और ये मिर्जा गालिब के शिष्य थे। इनकी जो रचनाएं हैं किसकी? अल्ताफ हुसैन हाली की। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली की जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? सफरनामा। क्या है? एक सफर रचनाएं हैं। उन रचनाओं में जैसे सफरनामा है ना, यादगार गालिब है, मजूमन है और उर्दू का पहला क्या है? घोषणा पत्र है। क्या नाम है? उर्दू का पहला घोषणा पत्र। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। अल्ताफ हुसैन हाली की जो दरगाह है वो भी कहाँ पर है? पानीपत में है। इन्हीं की याद में क्या दिया जाता है? हाली पुरस्कार। किसमें? जो भी उर्दू साहित्य में अच्छा लेखन लिखते हैं उन्हें उसके लिए क्या दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है। तो हाली पुरस्कार कौन सी भाषा में देंगे? उर्दू भाषा में लेखन के लिए। किसके लिए दिया जाता है? उर्दू भाषा में। तो कई बार आपके एग्जाम में ना बहुत मतलब जब आपकी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तब उस एग्जाम में हर सेट में इनमें से एक क्वेश्चन था और उसमें इनकी रचनाएं लिखी गई थी, है ना। और हर जो रचनाएं थी उनके रचनाकार कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली। तो कुछ रचनाएं थी, ऐसा पूछा गया था कि ये रचनाएं किसकी हैं, तो ये किसकी रचनाएं थी? अल्ताफ हुसैन हाली की, ठीक है। तो ये उर्दू जैसे जो भी उर्दू जैसा नाम था वो इन्हीं का था, ठीक है। तो देखते ही आप उसको टिक कर सकते थे। तो अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ है? 1837 में हुआ है। उर्दू भाषा, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी इन सभी भाषाओं के ज्ञाता थे और अपनी रचनाएं लिखा करते थे, है ना। और उर्दू भाषा के लिए इन्हीं की याद में क्या दिया जाता है? हाली मुकर्रब खान का मकबरा। क्या नाम है इनका? मुकर्रब खान। मुकर्रब खान कौन थे? ये जहांगीर के समय में हुए। क्या थे? जहांगीर के समय में एक हकीम थे। क्या थे? हकीम, ठीक है। इसके बाद स्काई लार्क और ब्लूजे, ये आपके पर्यटन स्थल है और ये जो पर्यटन स्थल है वो आपके हरियाणा टूरिज्म जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा विकसित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पानीपत में ही है, ये हर जगह बनाए गए हैं। जैसे बुलबुल जींद में है ना स्काई लार्क तो आपका यहीं पर है, ब्लूजे है। तो अलग अलग जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हरियल है ना, ये सभी पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने पर्यटन विभाग के जो ये छोटे छोटे पर्यटन विभाग हैं या मतलब एक तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जिसने सभी के लिए क्या बना रखे हैं? ऐसे पर्यटन स्थल जो पक्षियों के नाम पर है वो विकसित किए हुए हैं, है ना। तो स्काई लार्क है और क्या है? ब्लूजे है। तो स्काई लार्क और ब्लूजे दो पर्यटन स्थल कहाँ पर है आपके? ये पानीपत में ही है। इसके बाद है कोस मीनार। कोस मीनार भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस मीनार जो है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा बनवाई गई? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वही है जिसने हुमायूं को यहाँ से भगाने पर मजबूर कर दिया था, है ना। परंतु फिर एक ये तोप का परीक्षण कर रहा था और उसी प्रशिक्षण में इसकी क्या हो गई? मौत हो गई थी। जो ये तोप थी इसने क्या करना था? दागनी तो दूसरी तरफ थी और अपने मुंह की तरफ दाग दी और वहीं पर ये
मर गया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है इसने क्या बनवाया, हमारे यहाँ पर कोस मीनारें बनवाई। कोस मीनारें क्या होता था, मतलब एक तरीके से जैसे आपका जीटी रोड है, जीटी रोड का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया, आपके ग्रैंड ट्रक रोड, इसका निर्माण भी किसने कराया है, शेरशाह सूरी ने कराया है। जिस तरीके से ये सड़कें हैं, सड़कों के साइड में क्या करा, मतलब एक कोस पर मीनार बनवा दी, 2 कोस पर मीनार बनवा दी, 3 कोस पर, इस तरीके से क्या थी, छोटी छोटी मीनारें थी ताकि कोई भी जाए और यहाँ पर क्या कर सके, मतलब ये इसका रास्ता मापने के लिए थी, या ये विश्राम यहाँ पर क्या कर सकते थे, विश्राम भी कर सकते थे, है ना। तो छोटी छोटी मीनारें बनवाई गई थी ताकि जो जाने वाला है उस अपनी दूरी का पता लगता रहे। ठीक है, तो कोस मीनारें किसके द्वारा बनाई गई, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये अब आप देखेंगे तो बहुत कम बची हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ कोस मीनारें अभी भी कहाँ है, पानीपत में है। ठीक है, वैसे तो पूरे हरियाणा में आपको देखने को मिलती उस समय में, परंतु अब जो छुटमुट थोड़ा बहुत भाग रह गया है वो कहाँ पर देखने को है, कोई एक आधी कोस मीनार रह गई होगी जो कहाँ पर है, पानीपत में है। तो इसलिए हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, पानीपत में पढ़ रहे हैं। तो शेरशाह सूरी ने क्या बनवाई है, कोस मीनार बनवाई है। ठीक है, तो कोस मीनार, ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड, इसका निर्माण किसके समय में हुआ है, आपके शेरशाह सूरी के समय में हुआ है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। काबुली बाग कब बनी है, 1526 में, बाबर के समय में बनाई गई थी। काला अम 1761 में। सलारगंज गेट पानीपत में है, हैदराबाद के निजाम के लिए। वो अली शाह कलंदर की मजार पानीपत में है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हुए थे ये। कबीर उल औलिया की दरगाह भी कहाँ है, पानीपत में है। वो अली शाह कलंदर के क्या थे, समकालीन थे। अल्ताफ हुसैन हाली मिर्जा गालिब, है ना, 1837 में पैदा हुए और इनके नाम पर क्या दिया जाता है, हाली पुरस्कार दिया जाता है। इनकी दरगाह भी कहाँ है, पानीपत में है। और क्या है, मुकर्रब खान का मकबरा। मुकर्रब खान कौन है, जहांगीर के हकीम थे। इसके बाद स्काईलार्क और ब्लूज है, ये भी कहाँ पर है, आपके पानीपत में है। इसके बाद कोस मीनार, कोस मीनार भी कहाँ पढ़ रहे हैं हम, पानीपत में पढ़ रहे हैं। एक रह गया इब्राहिम लोदी का मकबरा, क्या है, इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो आपको ये पता होगा क्योंकि इसकी डेथ भी कहाँ हुई थी, यहीं पर हुई थी, इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो इसकी डेथ यहाँ हुई तो इसका मकबरा भी कहाँ होगा, पानीपत में ही होगा। तो इसलिए इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, पानीपत में है। एक पढ़ेंगे आप इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो इब्राहिम सूरी अलग है, इब्राहिम लोदी अलग है। इब्राहिम सूरी का मकबरा आप नारनौल महेंद्रगढ़ में पढ़ते हैं, जो शेरशाह सूरी के क्या थे, दादा थे। और ये इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी वो है जो पानीपत की पहली लड़ाई में क्या हुआ, मारा गया था। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। और इब्राहिम सूरी कौन है, शेरशाह सूरी के दादा है ना। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो देवी तालाब मंदिर के बारे में, ठीक है, देवी तालाब मंदिर जो है वो किसके द्वारा, मराठों के द्वारा ही बनवाया गया था। क्या नाम है, देवी तालाब मंदिर। एक है रानी का तालाब और एक क्या है, देवी तालाब। तो रानी का तालाब तो कहाँ पर, आपका जींद में है। आपको मैंने पढ़ाया भी था जब जींद जिले के बारे में पढ़ाया था। तो रानी का तालाब कहाँ पर है, जींद में है। और देवी तालाब कहाँ है, आपका पानीपत में है। कहाँ पर है, पानी बनाया गया था। और मराठा रघुनाथ के द्वारा, किसके द्वारा, मराठा मंगल रघुनाथ, क्या नाम था इसका, मराठा मंगल रघुनाथ। ठीक है, तो ये जो देवी का तालाब है किसके द्वारा बनवाया गया, रघुनाथ के द्वारा बनाया गया। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो देवी है वो किससे शादी करेगी, नाथ से। किससे करेगी, नाथ से। तो जो देवी का मंदिर है ये कहाँ है, आपका पानीपत में है। किसके द्वारा बनाया गया, मंगल मराठा जो था रघुनाथ सिंह, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक और है यहाँ पर क्या लगाया गया, रबड़ का प्लांट है। यहाँ क्या है, रबड़ का प्लांट। ठीक है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज मेमोरियल हॉल भी कहाँ है, आपका पानीपत में ही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज। तो सिटी ऑफ वॉर हीरोज मेमोरियल के बारे में पूछा जाए तो वो कहाँ है, आपका पानीपत में है। ठीक है, और अभी मैं आपको बता रही थी रबड़ प्लांट के बारे में, कृत्रिम रबड़ प्लांट, जहां पर कृत्रिम रूप से यानी कि नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से रबड़ बनाया जाता है। तो कृत्रिम रबड़ प्लांट कहाँ है, आपका कृत्रिम रबड़ प्लांट भी आपका कहां पर है, पानीपत में है। कहां है, पानीपत में। ये किसकी सहायता से बनाया गया है, इसमें जापान और ताइवान, किसने बनवाया, ये जापान और ताइवान ने इसमें क्या दिया, सहयोग दिया है हमारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका है पानीपत में। और किसकी सहायता से बनवाया गया है, जापान की और ताइवान की सहायता से ये बनाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ है, आपका पानीपत में है। ठीक, और पानीपत में क्या है, यूरिया संयंत्र प्लांट है, अमोनिया संयंत्र प्लांट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो तेल शोधक कारखाना या तेल रिफाइनरी कह लीजिए आप। ठीक है, तेल शोधक कारखाना या फिर ऑयल रिफाइनरी, क्या कह सकते हैं इसको, ऑयल रिफाइनरी।
पानीपत में, ठीक है। तो बापोली गांव पानीपत में क्या आपकी तेल रिफाइनरी है, और यहाँ पर अमोनिया प्लांट भी लगाया गया है। क्या है यहाँ पर? अमोनिया प्लांट। और एक आपका जो हरियाणा का पहला अनाज बैंक है वो भी कहाँ पर है? तो अगर ऐसा पूछा जाए हरियाणा का पहला अनाज बैंक, तो वो भी कहाँ है आपका? पानीपत में है। क्या है? पहला अनाज बैंक, जहाँ अनाज क्या होता है? स्टोर होता है। तो अनाज बैंक पानीपत में क्या कहाँ बनाया गया आपका? पानीपत में। तो हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ है अगर पूछा जाए तो? पानीपत में ही है, ठीक है। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एक पॉइंट और रह गया, उसके बारे में और बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेंगे यहाँ जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज हुई हैं उनके बारे में एक बार हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, ताकि हमारे माइंड में रहे कि कौन पर्सनैलिटी कहाँ से रही है। भूल गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। इसकी शुरुआत भी कहाँ हुई है? हमारे हरियाणा से, और हरियाणा के पानीपत से। क्या नाम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पता होगा कि हमारे यहाँ पर जब 2011 की जनगणना हुई थी तब सबसे खराब लिंगानुपात हमारे हरियाणा जिले का था। तो इसीलिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार को यहाँ इनवाइट किया, यानी कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया और यहाँ पर किसकी शुरुआत की? एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसकी शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2015 को। कब हुई इसकी शुरुआत? 22 जनवरी 2015 को। जब इसकी शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तब हमारे यहाँ पानीपत में कौन आए थे? पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और इनके साथ में कौन आए थे? मतलब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी आई थी, जैसे बॉलीवुड की फेमस सेलिब्रिटी हैं जैसे परिणीति चोपड़ा। ये तो हमारे हरियाणा के अंबाला से ही है, तो इसीलिए इनको यहाँ बुलाया गया था। क्या नाम था इनका? परिणीति चोपड़ा। तो परिणीति चोपड़ा आई थी यहाँ, माधुरी दीक्षित आई थी, है ना। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर आई थी। तो परिणीति चोपड़ा को जब यहाँ बुलाया गया तो सबसे पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या थी? ब्रांड एम्बेसडर थी, क्योंकि हमारे हरियाणा से थी, हरियाणा के अंबाला से थी। तो हमने इन्हें क्या बना दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? हमारे पानीपत से हुई है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हुई है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो जरूरी है। इसके बाद हम यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, बस फिर हमारी क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोनीपत जिले के बारे में, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम तक, मतलब जब तक हरियाणा सीटी का एग्जाम नहीं होता तब पूरी हरियाणा जी के कंप्लीट पढ़ा दूं आपको, ठीक है, और पूरी डिटेल के साथ में पढ़ा दूंगी। चोपड़ा के बारे में तो आप सभी ही जानते होंगे, कहाँ से हैं ये? हमारे हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। और ये मतलब जेवलिन थ्रोवर हैं, आप सभी को पता है इनके बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या लेकर आए हैं? गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बनाया है, मतलब ये पावोनुर्वी गेम्स में भी इन्होंने क्या जीता था? मतलब सिल्वर मेडल जीता था। तो इस तरीके से इनका बहुत अधिक खेलों में अब क्या हो गया? बहुत ज्यादा नाम हो गया। पहले सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मेडल लेकर आए थे। इनके बारे में हम पूरा कंप्लीट डिटेल से तब पढ़ेंगे जब हम इनकी पर्सनैलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी ही एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो बस आप इतना याद रख लीजिए कि जो नीरज चोपड़ा है कहाँ से है? पानीपत के खंडरा गांव से है। इसके बाद है सीमा अंतिल। सीमा अंतिल भी कहाँ से है? पानीपत से है। महेश दत्त भी कहाँ से है? पानीपत से है, ठीक है। तो तीन पर्सनालिटी है, एक नीरज चोपड़ा है, सीमा अंतिल है और महेश दत्त है। इसके बाद में नेत्रहीन वयस्क, यानी कि जो नेत्रहीन अडल्ट है उनके लिए जो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? पानीपत में बनाया गया है, ठीक है। तो नेत्रहीन वयस्कों के लिए जो प्रशिक्षण सेंटर है वो कहाँ आपका? पानीपत में है। इसके बाद है हरियाणा का प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। हमारे हरियाणा में 20 ऊर्जा पार्क है, उसमें से जो आपका पहला एनर्जी पार्क था वो कहाँ बनाया गया था? नोथला। नोथेला कहाँ है? ये आपका गांव है एक, कहाँ का? पानीपत का। तो पानीपत के नोथला गांव में सबसे पहली बार क्या बनाया गया? ऊर्जा पार्क बनाया गया। वैसे आपके हरियाणा में 20 ऊर्जा पार्क है, ठीक है। और यहाँ का क्या फेमस है? पचरंगा अचार फेमस है। पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया था, है ना। पचरंगा अचार यहाँ का फेमस है। 75% कंबल यहाँ पर बनाए जाते हैं, किसके लिए? सैनिकों के लिए, चादर वगैरह बनाने के लिए, दरियां बनाने के लिए। हैंडलूम सिटीज को हम कहते हैं, बुनकरों का शहर हम इसे कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको जितने भी मैंने आज के क्लास में समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी सोनीपत जिले के बारे में। अब हमारी जो सीरीज है वो मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि कंप्लीट, मतलब डेली की एक हरियाणा जीके की क्लास आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल
शेड्यूल है वो बिजी चल रहा है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, तो उस वजह से मेरी जो क्लासेस है वो थोड़ी सी मतलब लेट प्रोसेसिंग हो रही है, इनकी कम चल रही है, मुझे पता है। पर मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो क्लासेस हैं वो अब रेगुलर रहे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी क्लास समझ आई है, मेरा पढ़ाना समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।